कुछ अप्रोक्सीमेशंस मानते हैं, तब इस डेरिवेशन को कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो फिगर समझ लो। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया है ना, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक। ये क्या होता है, डाइपोल एक्सिस होती है ना। ये मिड पॉइंट हो गया, तो आधा डिस्टेंस ए, आधा डिस्टेंस ये लिखा हुआ दिख रहा है प्रॉपर। ठीक, तो चलो हम जो पोजीशन कंसीडर करते हैं वो हमेशा इस मिड पॉइंट के ही रिस्पेक्ट में करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट P है जो कि यहाँ है, और मिड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो देखो पोटेंशियल तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो अगर हमको इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता हो और इस नेगेटिव पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस, इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता हो, तब हम डेरिवेशन कर सकते हैं पूरा। इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देना है सिंपली, और तो कुछ करना नहीं है ना। तो चूंकि पूरा डिस्टेंस नहीं दिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू से, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने मन से डिस्टेंस मान लेते हैं। हाँ, इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो, और इसमें ध्यान रखना कोई नियम नहीं है कि पॉजिटिव वाले से ही R1 मानेंगे, ठीक है ना। मेन है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डेरिवेशन का कि करना क्या है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि पहले हम अपने मन से डिस्टेंस मान लेंगे। तो ये हो गया R2 डिस्टेंस, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख लेंगे। तो हो जाएगा K प्लस क्यू बाई R1, और ये हो जाएगा K माइनस क्यू बाई R2, क्योंकि इस चैप्टर में क्या बोले थे कि चार्ज की पोलैरिटी भी इस्तेमाल करनी है हमको, ठीक। वो लिखा हुआ दिख रहा है वो प्रॉपर, ठीक। तो अब चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो नेट पोटेंशियल एट P वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, है ना। दोनों के वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाता है K सिंपली Q बाई R1, और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस में KQ बाई R2, है ना, होगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, KQ को बाहर ले लें, अंदर बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर ये आया और सब कुछ भूल गए हैं, तो कम से कम यहाँ तक तो करके छोड़ ही सकते हैं, ठीक। अब R1 R2 तो हमको पता नहीं है ना, तो अब उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे पहले। तो देखो ये फिगर हम एक बार फिर से रीड्रॉ करते हैं, फिर से बनाते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से ये पॉइंट हो गया P,
ये हो गया r डिस्टेंस, ये हो गया r1 डिस्टेंस, ये हो गया r2 डिस्टेंस, है ना। ये फिगर रिड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि पहले नेमिंग कर लेते हैं, हमको जरूरत पड़ेगी उसकी। तो इस पॉइंट को मान लिया A, इसको मान लिया B, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये जो PC लाइन है ना, इसका पहले तो एक एंगल मान ले। तो डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना मान लिया, थीटा, है ना। तो अब क्या करते हैं कि इस PC लाइन को इधर एक्सटेंड करते हैं, ठीक, कर दिया। अब इस पे दो परपेंडिकुलर डालते हैं, एक यहां से और एक इससे, ठीक। इसको नाम दे देते हैं D, इसको नाम दे देते हैं E का, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक इस ट्रायंगल में हम कैलकुलेशन करेंगे और एक हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये कौन सा है, ADC है, और यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC। अब एक चीज और देखो, पहले ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी थीटा ही होगा, है ना। तो हमको यहाँ पे एक्चुअल में निकालना है C से D का डिस्टेंस और C से E का डिस्टेंस, है ना। तो इस थीटा के लिए CD क्या होगा, बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाला ये साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। सिमिलरली यहाँ पे इस थीटा के लिए ये साइड क्या होगा, बेस, ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है ना। तो देखो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब CD बाय AC, है ना। तो यहाँ से CD क्या हो जाएगा, AC इंटू कॉस थीटा, और AC की वैल्यू कितनी होगी, A, हाफ ऑफ डाइपोल लेंथ, है ना। तो CD की वैल्यू हो जाएगी A कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ देखो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ बेस हो गया C से E और हाइपोटेनियस हो गया B से C। तो यहाँ से CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC cos थीटा, BC की वैल्यू अगेन A, तो A cos थीटा, है ना। इसमें कोई दिक्कत। तो अब हम यहाँ ज्योमेट्री का एक अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। फिगर में तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इस पॉइंट P को थोड़ा और लंबा एक्सटेंड कर दें तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा कि हम इस डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा इसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को थोड़ा कम इतने के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक। बताते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री, बस इतना सा बात लिख देना है, ये रामबाण है कैलकुलेशन का। हम क्या करते हैं, P से B जो डिस्टेंस है ना, उसको अप्रॉक्स थोड़ा सा कम मान लेते हैं, P से E मान लेते हैं, ठीक है। अब है कि PE की वैल्यू कितनी होगी, PC माइनस CE। तो PC की वैल्यू तो खुद में है R, माइनस CE की वैल्यू हमने निकाली है A cos थीटा, तो R माइनस A cos थीटा हो जाएगा, है ना। और जो PA है उसको हम थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, मतलब PD के बराबर मान लेते हैं,
तो ये पीडी क्या होगा, पीसी प्लस सीडी। तो पीसी हो गया आर और सीडी हो गया ए कॉस थीटा, है ना। क्लियर है अंशु? तो अब क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू थी, पी से बी। पी से बी जो है वो R1 माने थे ना, और पी से ए R2 माने थे। तो R1 R2 की अप्रॉक्स वैल्यूज हमको मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यूज कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग these values of R1 and R2 in equation 1. तो नेट पोटेंशियल एट P वो क्या हो जाएगा, के क्यू 1/R1 था, तो 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 की जगह हाँ माइनस R2 है, तो R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो बस कैलकुलेशन कर लेना है। ये दोनों तो नीचे अपना मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो R प्लस ए कॉस थीटा माइनस ये यहाँ आएगा R माइनस ए कॉस थीटा, है ना। तो ऊपर में तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर देने से ही काम हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में R और ये हो जाएगा प्लस में ए कॉस थीटा। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हाँ सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी में ए कॉस थीटा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो ऊपर क्या कट रहा है, आर वाला टर्म। तो यहाँ क्या बच गया, बटा में आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो घंटी बच जानी चाहिए Q इंटू 2a देख के, डायपोल मोमेंट होता है। तो ये हो जाएगा सिर्फ के पी कॉस थीटा और बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आंसर तो यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन स्पेशल केस लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। तो इफ R इज मच ग्रेटर देन A, तब बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब बहुत छोटी क्वांटिटी से का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी ही मिलेगी, है ना। तो आर स्क्वायर ही बचा रहेगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल एट P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा साथ में रहेगा। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो इसी में स्पेशल केस आ जाएगा, क्योंकि थीटा है तो थीटा के बेसिस पे है ना।
थीटा के बेसिस पे 3 स्पेशल केसेस, कौन सा? 0 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री तो तुम्हारे एक्सियल हो गए, है ना, और 90 वाला इक्वेटोरियल हो गया। तो इस केस में V एट P क्या हो जाएगा? देखो ये पोजीशन वेक्टर घूम के ऐसा होगा ताकि डायपोल मोमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब वो पॉइंट किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाएगा। तो जिस चार्ज के ज्यादा नजदीक होगा उसी का पोलैरिटी का पोटेंशियल वहां हावी होगा। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल यहाँ ज्यादा हावी होगा, इसलिए नेट वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में होगी। कितनी? तो देखो फॉर्मूला के हिसाब से अपने आप Kp/r² मिल गया पॉजिटिव वैल्यू का। ठीक, 180 डिग्री वाले का मतलब है कि ये पोजीशन जो है वो घूम के इधर आ गया, मतलब नेगेटिव के साइड आ गया, है ना, तभी डायपोल मोमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में 180 डिग्री का केस बनेगा। तो इस केस में पोटेंशियल एट P हो जाएगा माइनस में Kp/r²। तो देखो इस सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज के नजदीक हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा हावी होगा, इसलिए नेट पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा। ठीक, लेकिन 90 डिग्री वाला केस क्या हो रहा है? cos 90 तो 0 होता है, ये 0 हो गया, मतलब at any point on equatorial plane potential due to dipole equals to 0, है ना। इस बात को दूसरे मतलब में ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा? 0 होगा, होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे मूव कराने में वो कितना मिलेगा? किसी चार्ज को 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन पे तो पोटेंशियल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो डिफरेंस भी 0 ही होगा। और जब डिफरेंस 0 है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से उस प्लेन पे अगर हम कोई चार्ज मूव भी कराएं तो वर्क डन कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ये एक तरह से लॉजिक हो जाता है। ठीक, तो इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे से इक्विपोटेंशियल सरफेस के टॉपिक में। ठीक है, तो नाम में ही है इक्विपोटेंशियल और सरफेस, मतलब वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो? इक्वल हो, सेम हो। ठीक, तो वैसे सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका तो मतलब इसके नाम में ही है, वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। तो एक लाइन में लिख सकते हैं पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, वो क्या होगा? सेम होगा,
है ना। तो देखो, चूंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है ना। तो अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान रखना, कभी डॉटेड मत बनाना, क्योंकि वो कंटिन्यूअस लाइन होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट पे मिला हुआ बात है। देखा जाता है कि जब चार्जेस का मूवमेंट होता है तो वो जर्क फील नहीं करता कि अचानक से एक्सलरेट हो रहा हो या अचानक से रुक जा रहा हो या कुछ हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली मूव करता है, जिससे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह एक जैसी है। ठीक है, इनके बीच में गैप दिख रहा है तो एक लाइन और बना दो, यहां से तुमको 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। इसकी बना चारों तरफ सकते हैं लेकिन समय टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नहीं बना रहे है ना। अब कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, जैसे इक्वल डिस्टेंस वाले, जैसे ये पहले पॉइंट्स हो गए जो कि सब का डिस्टेंस कितना है, R1 है ना। सभी का डिस्टेंस Q पॉइंट से कितना है, R1। दूसरा वो पॉइंट मान लेते हैं जिसका सभी का डिस्टेंस R2 है ना। इनका पोजीशन जो है वो है ना R2। ठीक, तो देखो सब पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इस पे जो पोटेंशियल होगा V1 वो हो जाएगा KQ बाई R1। इस पे जो पोटेंशियल होगा उस सभी पॉइंट पे KQ बाई R2 ही होगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो इस टाइप से कुछ कर्व मिलेगा हमको। सिमिलरली इनको भी अगर हम आपस में मिला दें तो कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। तो यही जो सरफेस क्रिएट हुआ उन पॉइंट्स को मिलाने पर जिन पर पोटेंशियल सेम है, इसी सरफेस को हम नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इस एक सरफेस के सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस दूसरे सरफेस के सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये बात हम कैसे कहते हैं या कैसे हम साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मदद लेंगे 2 फॉर्मूले की। कौन कौन सी,
पहला फॉर्मूला हम मदद लेंगे W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई की, है ना। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल यही होता है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस की बात। और दूसरा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वर्क डन का एफ डॉट एस वाला, ठीक है। और चूंकि दोनों के दोनों वर्क डन ही निकाल देंगे और सेम सिचुएशन में निकालेंगे, तो दोनों का वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकली बराबर होना चाहिए, है ना। तो बस उसी से हम ये कैलकुलेशन अभी आगे बढ़ाएंगे। तो देखो कैसे। मान लेते हैं कि एक चार्ज है कितना, प्लस क्यू, दिख रहा है लिखा हुआ। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए से बी, ठीक। इस चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इस पॉइंट से होते हुए हम मान लो कि हम यहां तक मूव कराना चाह रहे हैं, है ना। तो कितना वर्क डन लगेगा? तो देखो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो तो इस तरफ होगा, रिपल्सिव नेचर का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव माने हैं, ई चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग रिपल्सिव फोर्स लगेगा उस पे, है ना। लेकिन हम इसको मूव किधर करा रहे हैं? इस तरफ, है ना। तो देखो पहले तो इस कैलकुलेशन से देख लो, जो वर्क डन होगा इन मूविंग स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होता है, इसीलिए जीरो, है ना। ले सकते हैं तो फोर्स इनवर्ट हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वर्क डन क्लियर है? जीरो क्यों हुआ? क्योंकि हम एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल दोनों सेम मिलेगा हमको, है ना। तो चलो थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए लिखेंगे ना, तो दोनों पे तो पोटेंशियल उतना ही है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस? जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो, है ना। अब देखो यहाँ पे एफ ई डॉट पोजीशन वेक्टर जो होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट देगा, वो ए बी वेक्टर से इंडिकेट होगा, ए से बी वेक्टर, है ना। तो देखो क्यू ई को लिख दो, या क्यू ई किससे रिप्लेस कर देते हैं? एफ ई को डॉट ए बी वेक्टर। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? क्यू ई इंटू ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना। तो देखो थ्योरेटिकली इन दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर होना होगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं। देखो चूंकि कैपिटल क्यू चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होना नहीं है। दूसरी बात, चूंकि ये चार्ज हम यहाँ पे एक्चुअल में मूव करा के चेक कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल क्यू चार्ज भी जीरो तो नहीं होगा, ठीक। जब डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो रहा है तो स्वाभाविक है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो क्या हो सकता है इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए? कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा जो है वो जीरो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो ना, इक्वेटोरियल नहीं, 90 डिग्री हो, मतलब
थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। मतलब थीटा किसके बीच में है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है ना। वो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो बस वो बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। या हम ये भी लिख सकते थे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन एक ही है ना। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन से हम साबित कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, होमवर्क लिख लो, लंबा डेरिवेशन है।